मॉर्निंग। पिछली कालांश में आपने समझा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके अपने 2 एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से बताए थे और शायद मुझे अभी भी डाउट है कि आप लोग इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अपन आगे जब क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में अपने आएंगे, जैसे अपने 5 टॉपिक शुरू मैंने आपको बताए थे, वो 5 टॉपिक क्लियर होने के बाद फिर आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा बुक के 1 बाय 1। तो वहां भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। तो वो अपन वहां दोबारा एक बार समझ लेंगे तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं। मैंने आपको मेन टॉपिक, मुख्य टॉपिक हैं वो आपको 3 करवा दिए। एसआर एंड एनपीएसआर 1 नंबर, ये क्लियर हो गया। 2 नंबर टॉपिक था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग, गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये टॉपिक एक में ही है। एसआर एंड एनपीएसआर के बाद में 2 नंबर गुडविल वाला हो गया। तीसरा जो 3 नंबर टॉपिक था रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला, संपत्ति और दायित्व की गणना दोबारा से करना, ये आपने पिछली क्लास तक इसको समझ लिया था। अब 4 नंबर अपन टॉपिक लेते हैं अवितरित लाभ हानियों का समायोजन। चैप्टर अपना वही है, लेसन नंबर 2, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार का प्रवेश आज का अपना टॉपिक रहेगा। अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, अवितरित लाभ हानि संचय, अवितरित लाभ हानि संचय का लेखा। तो ये आप समझे कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है, नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है, तो संपत्ति और दायित्व की तो गणना अपने दोबारा पुनर्मूल्यांकन खाते में समझ ली थी। अब यहां पहले से जो फर्में चली आ रही है उनमें जो ओल्ड पार्टनर हैं वो क्या करते हैं कि लाभों का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जाता, कुछ हिस्सा फर्म बचा के रख लेती है भविष्य की किसी आपदा से निपटने के लिए। तो वो लाभों से रुपए बचा के रखे जाते हैं, या फर्म कई बार क्या करती है, जो रुपए बचा के रखे जाते हैं उसका तो संचय बन जाता है, जनरल रिजर्व है, डेवलपमेंट रिजर्व है, या इसके अलावा पी&एल का सीआर है। तो ये लाभों से बचाया हुआ हिस्सा है जो पुराने पार्टनर्स का उन पर पूरा हक है, उन्हीं के लाभों से ये बनाया जाता है। इसके विपरीत फर्में कई बार क्या करती हैं, ग्रोथ विस्तार करने के लिए ये बहुत बड़े स्तर पर एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा बहुत भारी रकम लगाई जाती है, उसका बेनिफिट आगामी कई वर्षों तक मिलता है। तो अपन यूं कहें तो ये एक प्रकार से क्या होता है, एकत्रित लॉस होता है, पी&एल का डीआर होता है। अब इसके अलावा नया जो पार्टनर आएगा वो हानि में हिस्सा नहीं लेगा, ना ही उसको लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। वो जिस दिन आ रहा है उसी दिन से जो स्थितियां फर्म में आगे घटित होनी है वो उन्हीं का जवाबदेह होता है, पूर्व में घटित घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जैसा आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में समझा था, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स ही वहन करते हैं, हानि होती है तो वो वहन करते हैं, लाभ होता है तो उन्हीं को मिलता है। ऐसे ही अपना एक टॉपिक है 4 नंबर है, शुरू में मैंने आपको समझाया था चैप्टर की शुरुआत में मुख्य समायोजन, उसका चौथा टॉपिक है अवितरित लाभ हानि या संचय का लेखा।
तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, फर्म में P&L दिया हुआ रहता है, रिजर्व दिया हुआ रहता है, तो ये पुराने पार्टनर्स के खाते में चला जाता है। समझे? अवितरित लाभ संचय का लेखा, अवितरित लाभ संचय का लेखा। अनडिवाइडेड प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट DR, जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व अकाउंट DR, या अन्य कोई रिजर्व है अदर रिजर्व, हालांकि इसमें समझ गए यहां पे P&L और जनरल रिजर्व है, यही अवितरित संचय और लाभ होते हैं। जब भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर है अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। बीइंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग रिजर्व है या P&L credited into old partners, तो आप देखेंगे अवितरित लाभ है या संचय है, P&L अकाउंट DR, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। क्योंकि नया जब पार्टनर प्रवेश करता है तो लाभ और संचय में उसको हक नहीं मिलता, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के लाभ का ये भाग है और उन्हीं को वापस दे दिया जाता है, अर्थात उनके खाते में जमा कर दिया जाता है। ऐसे ही अवितरित हानि है, उसका लेखा कर देंगे। अवितरित हानि का लेखा, जब अवितरित हानि का लेखा करेंगे तब लेखा हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR और टू P&L being P&L DR ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या उनका अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। तो ये अपना छोटा सा पार्ट है, कोई ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। जब भी आप आगे प्रश्न करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पुरानी बैलेंस शीट से यदि कोई जनरल रिजर्व मिलता है, P&L मिलता है या P&L का DR शेष है, इनका समायोजन आपको करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि अनडिवाइडेड प्रॉफिट और अनडिवाइडेड लॉसेज हैं, उन पर उनका जो लेखा है पुराने पार्टनर्स में करते हैं, इसलिए अपन इसका लेखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। इसको अलग से एग्जाम्पल के जरिए समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उस समय बैलेंस शीट में लिखे हुए आएंगे। ये तो आएगा लाइबिलिटीज में, जनरल रिजर्व है, P&L है, और ये जो P&L है वो आएगा असेट साइड में। असेट्स का बैलेंस DR होता है, इसका मतलब ये असेट्स में होगा तो DR अवितरित हानि हो गई है, पुराने पार्टनर्स वहन कर लेंगे, और जनरल रिजर्व है और P&L का जो CR शेष है ये आएगा लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, CR होता है।
तो प्रॉफिट हो गया, पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अपना 5वां टॉपिक है, या यूं कहें लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन नंबर 5, पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे, फर्म में जब भी नया साझेदार आता है तब उसकी पूंजी कितनी निर्धारित करें, वो कितनी पूंजी लेके आएगा, या पुराने पार्टनर्स की पूंजी किस आधार पर अपन एडजस्ट करनी है, या फर्म की कुल पूंजी। तो ये एक परिस्थिति है जो आपको समझनी है कि नया पार्टनर है या फिर नई फर्म की कुल पूंजी या पुराने पार्टनर्स की समायोजित पूंजी। तो ये सब अपन इस टॉपिक के जरिए समझेंगे। तो आप पूंजी का समायोजन जो टॉपिक है, इसमें आप इतना ही जान पाएंगे कि नया साझेदार है वो अपने हिस्से की पूंजी, कई बार तो क्लियर दिया हुआ रहता है, वो अपने हिस्से की इतनी राशि नगद ला रहा है। कई बार दिया हुआ नहीं रहता, पुराने साझेदारों फर्म की कुल पूंजी के आधार पर वो अपने हिस्से की पूंजी लेकर के आएगा। तीसरी कंडीशन जो बन सकती है, वो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जो आपको पूंजी समायोजन में समझनी है। आगे जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो वहां इस टॉपिक को भी आपको ध्यान में रखना है। 5 पूरे टॉपिक हैं चैप्टर में, उन 5 टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, तो ही आप न्यूमेरिकल जो 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको आप कर पाएंगे। तो समझें, पूंजी का समायोजन नंबर 1, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। तो इसमें आप जान पाएंगे कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। पर्सन में नया साझेदार आ रहा है तो उसके हिस्से की पूंजी दी भी नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि नया साझेदार कितनी पूंजी लेकर के आएगा। ये आप कैसे समझेंगे? तो सरल भाषा में देखें, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो इतना तो आप जान पाएंगे, जैसे अपने मान लिया ए और बी 2 पुराने पार्टनर हैं। ये 2 पुराने पार्टनर हैं, ए और बी, ये दोनों पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर। इनकी जो कैपिटल है, ए की कैपिटल है 60,000 और बी की कैपिटल है 45,000। तो आपको यह जानना जरूरी है कि इनकी समायोजित एडजस्टेड कैपिटल है वो कैसे ज्ञात करें। एडजस्टेड कैपिटल कैसे ज्ञात करें? पहले भी अपने टॉपिक आया है कि ये तो पूंजी शेष है, ये तो कैपिटल का इनका बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस। लेकिन मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था, हिडन गुडविल आपने निकाली थी। हिडन गुडविल में भी आपने समझा था, आज मैंने आपको समझा दिया, अनडिवाइडेड
प्रॉफिट और लॉस उनका समायोजन आपको करना होगा, तब जाकर के इनकी समायोजित पूंजी आएगी। अर्थात ये तो कैपिटल बैलेंस है, इसके अलावा प्रश्न में आपको दे दिया जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व दे दिया बैलेंस शीट में 10,000 दोनों बराबर के पार्टनर हैं तो 5,000 5,000। फिर पी एंड एल का डीआर शेष दे दिया, पी एंड एल का डीआर शेष, तो पी एंड एल का डीआर शेष है 5,000 है तो 2,500 2,500। आप समझ पाएंगे कि इस एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की जनरल रिजर्व को तो प्लस कर दें, पी एंड एल के डीआर को माइनस कर दें, तो जो निकल करके जो कैपिटल आएगी उसका नाम होगा एडजस्टेड कैपिटल। क्या नाम होगा? एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल अपनी निकल करके आ गई है 62,500। 50 में से आप 2.5 कम कर दें 47,500। तो ये जो निकल करके आ रही है ये एडजस्टेड कैपिटल है। पर्सन की लाइन देखो, पुराने टॉपिक की, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। अब ये दोनों बराबर के पार्टनर हैं, 1:1, 1:1। नया साझेदार इन्होंने शामिल किया सी को, तो सी है वो न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश कर रहा है और न्यू पार्टनर फर्म में आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए। तो न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, लेकिन उसकी पूंजी प्रश्न में दी भी नहीं है कि वो कितनी पूंजी लेकर के आएगा। मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि नया साझेदार कितनी पूंजी लेके आएगा ये तय करते हैं पुराने पार्टनर, और उतनी पूंजी वो लेके आएगा जितना उसका शेयर है। उसका शेयर यहां 1/5 है। अब 1/5 हिस्से की वो पूंजी लेकर के आएगा। बताइए कि सी कितनी पूंजी लेकर के आएगा? सी कितनी पूंजी लेकर के आएगा? तब आपको समझना है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर। तो पहले तो ज्ञात करो फर्म की कुल कैपिटल, फर्म की कुल पूंजी। फर्म की कुल पूंजी आप ज्ञात करोगे तो उसमें आपको समझना है नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, तो शेष रेशियो कितना हुआ? शेष हिस्सा या शेयर कितना हुआ? 1 में से उसको जो दे दिया वो माइनस कर दो, शेष हिस्सा बच गया 4/5। तो फर्म की कुल पूंजी एडजस्टेड कैपिटल बट्टा रेशियो, क्योंकि नया 1/5 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग जो शेयर है वो 4/5 है। अब 4/5 एडजस्टेड जो कैपिटल इनकी आ रही है ये आप देख पा रहे हैं 62,500 47,500, इनका आप टोटल कर लें 1,10,000 इनकी एडजस्टेड कैपिटल है दोनों की। 1,10,000 इनका दोनों का जो हिस्सा है वो 4/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा। 4 से डिवाइड कर लें या इसको इतना ही रहने दें। ये क्या हो गई है? ये फर्म की टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल। उसको हिस्सा देने के बाद 4/5 बचा। ये जो इनकी पूंजी है वो 4/5 भाग की पूंजी है, तो दोनों की एडजस्टेड कैपिटल में 4/5 का भाग दोगे, कैलकुलेट करोगे, ये फर्म की कुल पूंजी हो गई है। अपने को तो उसका सी का शेयर निकालना है, सी का शेयर निकालना है। सी शेयर उसका हिस्सा निकालोगे 1,10,000 बट्टा 4 इंटू 5, यहां तक तो टोटल कैपिटल ही आई है। अब टोटल कैपिटल में उसका जो खुद का शेयर है 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे।
अब उसकी पूंजी का पता कर लो कि वो कितनी पूंजी लेकर के आएगा। 27,500 रुपए की वो पूंजी लाएगा। 27,500 रुपए की वो पूंजी लाएगा। पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। प्रश्न में फर्म की कुल पूंजी दी हुई नहीं है और ना ही नया साझेदार आ रहा है, उसके हिस्से की पूंजी दी हुई नहीं है। यह लाइन प्रश्न में आएगी, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएगा। अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएगा। अब उसके हिस्से की पूंजी निकालने के लिए इस प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा और पुरानी जो पूंजी है वो पुरानी बैलेंस शीट में दी भी रहती है, जनरल रिजर्व है, पी&एल का डीआर है। तो सारा समायोजन करने के बाद, सारा समायोजन करने के बाद जो पूंजी आती है उसके द्वारा कुल पूंजी क्या वो आएगी, समायोजित पूंजी, एडजस्टेड कैपिटल आएगी। एडजस्टेड कैपिटल के जरिए फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लो। एडजस्टेड कैपिटल बट्टा पुराने पार्टनर्स का शेयर, यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी शेयर, ओल्ड पार्टनर्स शेयर, ओल्ड पार्टनर। तो नया सी को मिला लिया इन्होंने 1/5 के लिए, तो 4/5 ही तो भाग शेयर उन दोनों का है, ए और बी का, ओल्ड पार्टनर्स का। तो एडजस्टेड कैपिटल में अपन दोनों के शेयर का भाग दे देंगे तो फर्म की कुल पूंजी कैलकुलेट हो जाएगी। 1,10,000 बट्टा 4/5, इसलिए बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो 5 ऊपर चला जाता है। ये फर्म की कुल पूंजी आई, उसमें अपने को तो सी का शेयर निकालना है 27,500। इसको एक एग्जांपल के जरिए अपन क्लियर करते हैं। पूंजी के समायोजन में 3 टॉपिक हैं। एक टॉपिक इस क्लास में क्लियर कर लेते हैं, बाकी 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम्पल लेंगे, पी व क्यों 3:2 में, पी व क्यू 3:2 में फर्म में साझेदार हैं, फर्म में साझेदार हैं। इनकी पूंजी क्रमशः 52,000 व 38,000 रुपये है। पुस्तकों में सामान्य संचय, पुस्तकों में सामान्य संचय 12,000 व पी&एल डीआर 2,000, पी&एल डीआर 2,000। इन्होंने फर्म में आर को 1/5 हिस्से के लिए
1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर आर के हिस्से की पूंजी ज्ञात कीजिए, आर के हिस्से की पूंजी ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थियों, पी और क्यू 3 अनुपातों में लाभानी बांटते हैं। 52,000, 38,000 इनकी पूंजी है। पुस्तकों में जनरल रिजर्व 12,000 और पिंडल का डीआर से 2,000। इन्होंने फर्म में आर को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर आर के हिस्से की पूंजी ज्ञात करो। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। अब सॉल्यूशन में अभी जो मैंने आपको समझाया था वैसे ही आर की पूंजी ज्ञात करनी है। आर की पूंजी ज्ञात करने के लिए पहले तो निकालो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। एडजस्टेड कैपिटल आप निकालें तो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी निकालेंगे। अच्छे से आपको बताया हुआ है, पी की समायोजित पूंजी, पूंजी शेष, कैपिटल बैलेंस प्लस जनरल रिजर्व माइनस पीएनडल का डीआर। सीआर होता है तो जुड़ जाता है और डीआर होता है तो माइनस होता है। तो कैपिटल बैलेंस पी का है 52,000 प्लस जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, संचय 12,000 है, 12,000 में उसका हिस्सा निकाल लो पी का 3/5, 7200 रुपए जनरल रिजर्व में उसको हिस्सा मिल गया, माइनस पीएनडल का डीआर शेष दिया हुआ है 2,000, 2,000 में पी का हिस्सा निकाल लो 3/5, तो 3/5 आप निकालोगे 1200। 52,000 में ये कैलकुलेट करोगे आप, पी की एडजस्टेड कैपिटल आ गई 58,000। ऐसे ही क्योंकि निकाल लो, क्योंकि आप निकालोगे तो पुरानी पूंजी क्योंकि दी हुई आपको 38,000, तो 38,000 तो वो आ गई, प्लस सामान्य संचय में हिस्सा निकाल लो 4800, 12,000 का 2/5 निकालना है, 12,000 का 2/5 माइनस पीएनडल का डीआर 2,000 दिया हुआ है, 2,000 का 2/5 आप निकाल लो, 800 रुपए आ गया। तो इसकी एडजस्टेड जो है वो आ गई 42,000। कितनी आ गई? 42,000। टोटल अब फिर आपको समझाया था शेष हिस्सा निकालो, शेष हिस्सा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है, 1 माइनस 1/5 बराबर है 4/5। फर्म की फिर कुल पूंजी का पता कर लो, फर्म की कुल पूंजी बराबर, कुल पूंजी का पता करोगे तो फर्म की कुल पूंजी आएगी एडजस्टेड के, इसका सूत्र क्या था? समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी बटा पुराने साझेदारों का हिस्सा, पुराने साझेदारों का हिस्सा। तो समायोजित पूंजी है वो दोनों की जोड़ लें, पी की समायोजित आई 58,000 और क्यू की समायोजित आई 42,000।
58 और प्लस 42 का योग कर लें। 58,000 प्लस 42,000, ये तो है समायोजित पूंजी। पुराने साझेदारों का जो हिस्सा है वो निकाल ही लिया, 4/5। 1 लाख बट्टे के नीचे बट्टा होता है, संख्या पलट जाती है, 5/4। कैलकुलेट करोगे 25,000, 25 को 5 से कैलकुलेट कर लें, 1,25,000 फर्म की कुल कैपिटल आ चुकी है। अब आप आसानी से आर की पूंजी ज्ञात कर सकते हो। आर के हिस्से की पूंजी, आर के हिस्से की पूंजी, तो आर के हिस्से की पूंजी आ जाएगी 1,25,000 कुल पूंजी है। कुल पूंजी में आर का हिस्सा देख लो कितना है। आर का हिस्सा 1/5, 1/5, इसलिए आर के हिस्से की पूंजी आ गई 25,000। तो ये था विद्यार्थियों पूंजी समायोजन में। आज अपन पहला टॉपिक क्लियर कर चुके हैं कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना कैसे करना है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी नेक्स्ट कालांश में अपने 2 टॉपिक रह गए। इस चैप्टर के यूं कहें कि समायोजन जितने होने थे उनमें 2 समायोजन आप पूंजी का जो समायोजन है वो लास्ट है, इसमें 2 टॉपिक अपने और रह गए। तो नेक्स्ट कालांश में अपन चैप्टर का टॉपिक वाइज अपन अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक है वो आप परचेज कर लेना, नहीं है तो बुक आपके पास रहेगी। प्रश्न आपको बुक से ही रीड करना है और 1 बाय 1 सॉल्यूशन में आपको यहां समझाऊंगा। तो आपके जितने 5 पॉइंट आपने पढ़े हैं उन 5 पॉइंट की जो सिचुएशन है आप प्रश्नों में उसको अप्लाई करोगे तो ही आप समझ पाओगे कि किस तरह से मान रखना है, किस तरह से प्रश्नों को हल करना है। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर क्लियर होने का मतलब है 8 नंबर आपको हासिल होना। ठीक है।